तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमने जान ली, थ्री काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम भी जान लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वो भी जान लिया। तो अब बात करेंगे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में कि क्योंकि हम इंडियन सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमें इंडिया का पता होना बहुत जरूरी है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो इंडिया की जो पार्टी सिस्टम है इंडिया का, वो कैसा है, अब उसके बारे में जानेंगे कि पार्टी सिस्टम इंडिया में कैसा है, उसका क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट जो पार्टी सिस्टम है इंडिया में वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि यहाँ अनेकों अनेक राजनीतिक दल है। वन पार्टी सिस्टम नहीं है, टू पार्टी सिस्टम भी नहीं है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल इन इंडिया। तो क्यों है इतनी पार्टीज, क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम है? क्योंकि इस इंडिया का कॉन्टिनेंटल साइज, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो भारत का है, लार्ज साइज ऑफ इंडिया, कॉन्टिनेंटल साइज ऑफ इंडिया, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम है। और डाइवर्सिफाइड इंडियन सोसाइटी, यानी इतना विविधताओं भरा देश है, भाषा अलग, थोड़ी दूरी पर चलते ही अलग अलग स्टेट्स की सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, उनका अपना पहनावा है, खान पान है, उनकी विचारधारा अलग अलग है, मौसम अलग अलग है, वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फसल सब अलग अलग है। तो इतनी विविधताओं भरा जो हमारा देश है, जो हमारा भारत का समाज है, तो ऐसे में उनकी विचारधारा भी अलग अलग है, उनकी सोच भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। सभी अपने अपने अधिकारों के लिए, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी खड़ी कर लेते हैं उस स्टेट के लोग। तो इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यहाँ एडल्ट को, यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र का हो गया है या इससे ऊपर का है, उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या अमीर हो, या किसी भी समाज का हो, क्षेत्र का हो, धर्म का हो। तो अगर किसी भी उसका है, इससे सभी को वोट देने का अधिकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही है। और भी कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो आपको बता दें कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां लार्जेस्ट पार्टी सिस्टम, ये लार्जेस्ट पार्टी सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पार्टी सिस्टम है। यहाँ सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑल कैटेगरीज की पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ हैं, लेफ्टिस्ट पार्टीज, राइटिस्ट पार्टीज, सेंट्रिस्ट पार्टीज, कम्युनल पार्टीज, नॉन कम्युनल पार्टीज, सब अवेलेबल हैं यहाँ। तो इतनी सारी पार्टीज, इतनी कैटेगरीज, तो ऐसे में क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं, चुनावों में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। इस बार तो क्या है कि अभी तो जो आजकल का जो समकालीन जो राजनीति है, उसमें क्या है कि पूर्ण बहुमत मिल रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर जब से हमारा देश आजाद हुआ है, ऑल ओवर अगर बात की जाए तो यहाँ गठबंधन की सरकारें बनती आई हैं। यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, कोई भी अकेले कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाती, तो ऐसे में उन्हें दूसरी पार्टियों का समर्थन भी चाहिए होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि गठबंधन सरकारें बनती हैं, हंग पार्लियामेंट होती है, हंग असेंबलीज होती हैं। तो ये है मल्टी पार्टी सिस्टम, ये उसकी फर्स्ट विशेषता हो गई, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडियन पार्टी सिस्टम की ये फर्स्ट विशेषता हो गई, फीचर्स हो गए। तो सेकंड जो है वो है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, एक तो इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद भी इंडियन पार्टी सिस्टम जो है वो है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। कैसे? अगर आजादी के बाद से अगर हिसाब लगाएं तो यहाँ कांग्रेस का
राज रहा है, अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है, डोमिनेंस रहा है। तो रजनी कोठारी जी, जो कि एक एन एमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट है, विद्वान है, राजनीतिक विद्वान, उन्होंने इस वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम को या इंडियन पार्टी सिस्टम को एक संज्ञा दी है कि ये वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है या फिर कांग्रेस सिस्टम है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ बहुत लंबे समय तक उसका वर्चस्व रहा इंडिया के ऊपर, भारत के अंदर। अब जाके कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार आई है, कुछ नहीं तो पहले क्या था, कांग्रेस का ही राज रहा है। 1967 तक तो टोटली कांग्रेस का राज रहा है। उसके बाद धीरे धीरे डोमिनेंस, कांग्रेस का वर्चस्व कम होने लगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का अपनी अपनी, इतने जो भारत के राज्य हैं, राज्यों की राज्य क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होने लग गया और नई राष्ट्रीय पार्टीज, पॉलिटिकल राजनीतिक दल नेशनल लेवल पर उभर कर सामने आने लगे, जैसे कि बीजेपी, जनता पार्टी, जनता दल, ये सब सामने आने लगे। तब जाके कहीं ना कहीं कांग्रेस का डोमिनेंस थोड़ा कम होने लगा और एक कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत हुई कि आपस में इनमें कंपटीशन चलने लगा। नहीं तो अभी तक क्या था, वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम रहा है, इंडियन पार्टी सिस्टम। तो इसके बाद जो थर्ड जो विशेषता है वो है लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। बीजेपी पार्टी जिसकी अपनी आइडियोलॉजी है, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, सीपीएम, इनकी भी अपनी विचारधारा है। इसके अलावा दर्जनों या सभी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी अपनी खुद की कोई विचारधारा नहीं है, कोई क्लियर कट विचारधारा उनकी नहीं है, आइडियोलॉजी क्लियर कट नहीं है, कांग्रेस पार्टी की भी नहीं है। तो लगभग सभी संविधान की लिखी हुई बातों के इर्द गिर्द घूमती पार्टी नजर आती हैं। उनके यही मुद्दे, उनकी यही पॉलिसी और प्रोग्राम सबके लगभग सेम हैं। वो हैं कि गांधीज्म, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष। तो इस तरीके की संविधान में लिखी हुई बातें ही रट करके वो तोते की तरह गाते हैं। इसके अलावा उनका जो टोटली एम रहता है सभी पार्टीज का लगभग, चाहे वो आइडियोलॉजिकल पार्टी हो या नॉन आइडियोलॉजिकल या जिनकी आइडियोलॉजी नहीं है, वो सभी पार्टीज लगभग पावर कैप्चरिंग के पीछे रहती हैं, सत्ता हासिल करना चाहती हैं किसी भी तरीके से। तो इंडिया के अंदर आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स ना हो करके यहाँ इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स रहती है कि वो सत्ता हासिल करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा छेड़ते रहते हैं और कैसे ना कैसे सत्ता में आना चाहते हैं। तो यहाँ इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है। तो ये हो गया थर्ड इंडियन पार्टी सिस्टम की का फीचर। तो फोर्थ है वो है पर्सनालिटी कल्ट। तो आपको बता दें, इंडिया के अंदर पर्सनालिटी कल्ट यानी कि एमिनेंट लीडरशिप, यानी कि यहाँ भारत की जो राजनीति है उसमें क्या रहता है कि एमिनेंट लीडर को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, यानी कि नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है एज कंपेयर टू पार्टी। यानी कि जो पार्टी के जो लीडर होते हैं, जैसे मान लो अब की बात की जाए कि यहाँ आप लोगों ने बीजेपी को नहीं वोट दिया बल्कि मोदी जी को वोट दिया, और कहा भी जाता है बीजेपी सरकार नहीं, मोदी सरकार बोला जाता है। यूपी में योगी सरकार बोला जाता है। तो और भी अगर एग्जाम्पल आपको के साथ शेयर करें तो वो जैसे मायावती की पार्टी, बसपा पार्टी, तो यहाँ जो लोगों ने वोट दिया वो किसको दिया, मायावती को दिया। या सपा पार्टी, तो सपा को नहीं वोट मिला, मुलायम सिंह को वोट मिला। इंडिया के अंदर पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी भी जो है वो उसके लीडर के नाम से जानी जाती हैं, देवीलाल। और ऐसे आपको कांग्रेस राज जब था, जब डोमिनेंस थी, तो सबको पता है कि कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी रही है वो क्यों रही है, इंदिरा गांधी की लीडरशिप के कारण कांग्रेस की लीडरशिप रही, पॉपुलैरिटी रही। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी,
इनके कारण ही कांग्रेस की पॉपुलैरिटी रही है। जैसे ही नया लीडर किसी और पार्टी में उभर कर जब सामने आता है तो उस पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है जिस पार्टी का वो लीडर होता है। जैसे अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल आप पार्टी, तो ये क्या है, ये पर्सनैलिटिकल पॉलिटिक्स है। तो यहाँ एक फ्रेज यूज किया जाता है, लाइन यूज की जाती है कि देयर आर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज रेदर देन पॉलिटिकल पार्टीज। तो इंडिया में पार्टी को कम, पर्सनैलिटी को ज्यादा वैल्यू दी जाती है बेस्ड ऑन फिफ्थ जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का जो फीचर है वो है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स। आपको बता दें कि इंडिया के अंदर पहले तो ये समझें, वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्ट में क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में, कनाडा में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या अदर यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो या पॉलिटिकल पार्टीज जो आती हैं वो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को आगे लेकर के या उससे रिलेटेड इश्यूज को सामने रख के आती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो पार्टीज का जो मेन बेस होता है वो रिलीजन होता है, कास्ट होता है, लैंग्वेज, कल्चर, रेस। फॉर एग्जांपल शिवसेना ये एक रिलीजन बेस्ड पार्टी है या रीजनल बेस्ड पार्टी है, या मराठा लैंग्वेज बेस्ड पार्टी है, कल्चर बेस्ड पार्टी है। मुस्लिम लीग ये एक रिलीजन बेस्ड पार्टी है। बसपा, बीएसपी, मायावती की पार्टी ये एक कास्ट बेस्ड पार्टी है। इसके अलावा गोरखा लीग ये रेसिज्म, रेस से रिलेटेड पार्टी है। अकाली दल ये भी रिलीजन बेस्ड पार्टी है। हिंदू महासभा रिलीजन। तो यहाँ इंडिया के अंदर पार्टीज के उदय होने का जो मेन बेस है, आधार है, वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल फैक्टर्स के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज का उदय होता है। तो ये हो गया फिफ्थ फीचर। जो सिक्स्थ है वो है इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ नेशनल पार्टीज भी हैं और रीजनल पार्टीज भी हैं। रीजनल पार्टीज जो कि अपनी अपनी स्टेट में रूलिंग पार्टीज बन जाती हैं जैसे, और उनका मुख्य जो रोल रहता है शुरुआत में वो अपनी अपनी स्टेट में रहता है। जैसे अकाली दल पंजाब में, जेडीयू या आरजेडी बिहार में, एआईएडीएमके तमिलनाडु में, बीजेडी उड़ीसा में। तो ये सब क्षेत्रीय पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं। इनका अपने अपने स्टेट में पूरा कंट्रोल है और ये कई बार रूलिंग पार्टीज भी रही हैं। और ये शुरुआत में एक स्टेट तक ही सीमित थी, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो इनमें से कई पार्टीज नेशनल पॉलिटिक्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बहुत ही एमिनेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो ऐसी जो पार्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। किसी को पूरा बहुमत नहीं मिल पाता जब, और कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगती है, गठबंधन की सरकार जब बनती है, तब ये छोटी छोटी पार्टीज को साथ लेकर ही इनका समर्थन बहुत जरूरी हो जाता है और ये एक एमिनेंट रोल प्ले करती हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। तो इंडिया के अंदर रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं, हर स्टेट में है, और इनका नेशनल लेवल पर भी बहुत बड़ा रोल रहता है। फैक्शंस एंड डिफेक्शंस। फैक्शंस एंड डिफेक्शंस मतलब नया दल बनाना, डिफेक्शन मतलब दल परिवर्तन करना, मतलब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना। राजनीतिक नेता क्या करते हैं कि अपने खुद के सियासी स्वार्थ के लिए जब उन्हें एक पार्टी से, अपनी पार्टी से चुनावी सीट नहीं मिलती तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, या दूसरे के कोई उन्हें लालच दे देता है पैसों का, मनी। तो ऐसे में तब भी वो पार्टी
छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी पार्टी छोड़ देते हैं। तो वही बात हो रही है कि इंडिया में, इंडियन पार्टी सिस्टम में ये एक और फीचर है, विशेषता है कि यहाँ फैक्शंस एंड डिफेक्शन चलता है। यहाँ नए दल बना दिए जाते हैं और दल परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फैक्शनलिज्म यानी नया दल बनाना, डिफेक्शंस यानी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करना, दल परिवर्तन। स्प्लिट्स, स्प्लिट्स यानी टूटना, यानी एक पार्टी के दो टुकड़े हो जाना, जैसे इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ इंदिरा गांधी के समर्थक सभी कांग्रेस आई। यहाँ दो पार्टीज हो गई थी, इधर कांग्रेस नॉर्मल पार्टी और एक कांग्रेस आई, आई मतलब इंदिरा गांधी पार्टी। तो ये हो गया स्प्लिट्स। मर्जर्स यानी विलय, विलय का एग्जांपल अगर दूं मैं, दो पार्टी जब एक हो जाती हैं, एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय हो जाता है तो उसे कहते हैं मर्जर्स। यानी कि जैसे हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भजन लाल कभी सीएम हुआ करते थे, तो उन्हें सीएम का पद जब नहीं मिला तो किसी और लीडर को जब ये पद दे दिया गया सीएम का, तो वो नाराज होकर के उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, हरियाणा जनहित कांग्रेस। तो ये स्प्लिट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, एक नया दल बन गया, यानी कि ये फैक्शनलिज्म हुआ। इसके बाद क्या हुआ, दोबारा इसका विलय हो गया कांग्रेस में ही। जब वो पार्टी नहीं चल नहीं पाई तो उसका दोबारा विलय हो गया कांग्रेस में ही। तो तब क्या हुआ, ये जब विलय हुआ तब ये हो गया मर्जर्स। तो फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन यानी पार्टी के अंदर ही कई सारे गुट बन जाना और पार्टी का बिखराव हो जाना। पार्टी से अलग लोग नहीं हुए लेकिन फिर भी इसका अंदर ही अंदर गुट बन गए और बिखराव हो गया। मतलब जो पार्टी की यूनिटी है वो कम हो गई, आपसी टूट फूट, पार्टी में रंजिश दुश्मनी बढ़ गई। जैसे क्या होता है कि कई लीडर्स हो जाते हैं तो उनके अपने अपने समर्थक हो जाते हैं, तो कई सीएम के जब चेहरे हो जाते हैं तो ऐसे में फ्रेगमेंटेशन का आना स्वाभाविक हो जाता है। वही बात हो रही है। तो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण यानी एक लीडर के चारों ओर डिसीजंस या पार्टी की सारी अहम जिम्मेवारी या फिर डिसीजंस इर्द गिर्द घूमते हैं। ऐसे में एक जब नया लीडर आ जाए उसी पार्टी का, या दो तीन लीडर आ जाए, तो जब दूसरी डिसीजन पावर यहां से चल करके या डिसीजंस का परिवर्तन जब हो जाता है और दूसरी लीडर के चारों ओर इर्द गिर्द जब सारी व्यवस्था घूमने लग जाए, इसकी चलनी बंद हो जाए और इसकी चलनी शुरू हो जाए, सारे डिसीजन पावर दूसरे लीडर के पास आ जाए उसी पार्टी के, तो ऐसे में ये ध्रुवीकरण हो गया। तो ये है पोलराइजेशन। तो ये चीजें बहुत चलती हैं। इनके कारण होता क्या है कि सरकारें गिर जाती हैं या सरकारें बदल जाती हैं। इंस्टेबिलिटी सेंटर लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी इंस्टेबिलिटी इस प्रकार की देखने को मिलती है, या गठबंधन सरकारें बनती हैं जिससे डेवलपमेंट में रुकावटें आती हैं। तो इसके अलावा एट्थ जो फीचर है वो है लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन, यानी कि प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। इंडिया के अंदर हमेशा से ही प्रभावशाली विपक्ष का अभाव रहा है। होता क्या है, जब कोई विपक्ष या तो कमजोर रहता है, जब विपक्ष प्रभावशाली होने लगता है तब इलेक्शंस आते हैं और वो जो विपक्ष जो प्रभावशाली होता है वो रूलिंग पार्टी बन जाता है, वो सत्ता में आ जाता है, विपक्ष फिर कमजोर का कमजोर। तो क्या है कि यहाँ भारत जैसी जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है या लोकतांत्रिक कंट्री है, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ इफेक्टिव ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए और इंडिया की सक्सेस के लिए। और इफेक्टिव ऑपोजिशन करता क्या है, ये चेक्स करता है ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी ऑफ रूलिंग पार्टी, यानी कि जो
मनमानी भरे जो सरकार के तौर तरीके होते हैं या जो तानाशाही नीतियां होती हैं सरकारों की, ये उन पर रोक लगाता है या उनको कंट्रोल करने का काम करता है अफेक्टिव ओपोजिशन, विपक्ष का काम होता है ये, विरोध करना, आलोचना करना। इसके अलावा प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ये एक वैकल्पिक सरकार प्रोवाइड करता है।